Good morning student. Today we are going to start a new chapter in SST which is chapter number 15 and the name of the chapter is Water Resources of India. It is on page number 89. So student हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी एज यू ऑल नो हमें नेचर की तरफ से बहुत सारे रिसोर्सेज यानी कि संसाधन मिले हैं। उन्हीं संसाधनों में से एक संसाधन है वाटर। संसाधन यानी रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट? वो चीज़ें जो हमें एज अ गिफ्ट नेचर से प्राप्त हुए, मतलब जिन्हें मैन ने क्रिएट नहीं किया। दे आर द गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस। ओके, सो वाटर उन्हीं में से एक रिसोर्स है और ये क्योंकि हमें गिफ्टेड है इसीलिए वी हैव टू यूज़ इट वेरी वाइजली एंड केयरफुली, क्योंकि एक प्रीशियस रिसोर्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक छोटी सी रिडल दी हुई है इन विच यू हैव टू गेस द नेम डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड द नेम स्टार्ट विद द लेटर पी। आपको ओशन के आपको पूरे वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट यानी सबसे गहरे ओशियन का नाम बताना है जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट आप सभी ने ओशंस के बारे में पढ़ा है। देयर आर मेजरली 5 ओशंस है हमारे वर्ल्ड में, जिसमें से जो डीपेस्ट ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। द स्पेलिंग इज PACIFIC, सो द नेम इज पैसिफिक ओशन। द सेकेंड वन इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एंड स्टार्ट विद लेटर G। सबसे लंबी रिवर कौन सी है हमारे इंडिया में जिसका नाम G से स्टार्ट होता है? दैट इज गंगा, GANGA। तो आप इसको यहाँ पर फिल करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम जानते हैं हमारे वाटर रिसोर्स के बारे में कि हमारे इंडिया में वाटर कहाँ कहाँ कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, साथ ही साथ उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। फ्रेश वाटर कितना है एंड सॉल्टी वाटर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। सो द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी पूरी अर्थ का जो 3/4 एरिया है यानी 3/4 भाग जो है वो पानी से कवर्ड है। मेजॉरिटी ऑफ दिस इज इन द ओशन एंड सीज। और ज़्यादातर जो पानी है वो किस फॉर्म में है? या तो ओशन, समुद्र, और ओशन और सी की फॉर्म में है। स्टूडेंट इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारी जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज स्काई से देखने पर हमारी जो अर्थ है वो ब्लू कलर की ज़्यादा दिखती है। ग्रीन कलर का अमाउंट जो उसमें दिखता है दैट रिप्रेजेंट वेजिटेशन एरिया, वो वहाँ पर वेजिटेशन एरिया रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ जो ब्लू दिखता है ना वो सारे में क्या है? वाटर है। तो स्काई पर देखने पर क्योंकि हमारी अर्थ में सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर ही प्रेजेंट है, 3/4 पार्ट जो है हमारी अर्थ का वो पानी से फिल्ड है, तो इसीलिए हमारी अर्थ ब्लू कलर की दिखती है और उसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एज लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। इसी के साथ साथ पानी जो है वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर हम सभी की लाइफ डिपेंड करती है। और ना ही हमारे लिए, हमारे साथ साथ जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, जितनी भी यहाँ पर स्पीशीज़ हैं, उन सभी के लिए पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सभी को पानी तो चाहिए ही चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स। लिविंग मतलब जीवित, जितने भी जीवित चीज़ें हैं, जैसे उसमें एनिमल्स आ गए, आपके प्लांट्स आ गए और हम ह्यूमन बींग्स आ गए, सभी को सर्वाइव करने यानी जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता है। उसी के साथ साथ वाटर जो है वो और अदर कामों के लिए भी हम उन्हें यूज़ करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए, साथ ही साथ कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग डिशेज़ एंड क्लीनिंग एज वेल। हम अपने घर में रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे सभी कामों के लिए पानी को किसी ना किसी तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब आप इस पानी को यूज़ करते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि ये पानी आता कहाँ से है? इस पानी के सोर्सेज क्या क्या हैं? आज हम इसके बारे में जानेंगे। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है, यानी उस सभी हिस्से पे पानी है। तो 70% जो हमारी अर्थ है वो पानी से कवर्ड है, जिसमें ओशियन, सी, रिवर, लेक और पॉन्ड, ये सारी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं हमारे अर्थ पे। मतलब छोटी छोटी नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, तालाब हैं, पॉन्ड्स हैं और छोटे छोटे वेल, कुएँ वगैरह भी हैं। तो इन सभी में कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर अवेलेबल है। वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज़ नोन एज ग्राउंड वाटर। और जो पानी अर्थ की सरफेस के नीचे से हमें मिलता है उस वाटर को ग्राउंड वाटर कहा जाता है। द वाटर दैट इज फाउंड बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्राउंड वाटर। उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं क्योंकि वो हमें पानी के नीचे की सतह यानी बिल्कुल नीचे जाकर वहाँ से प्राप्त हो रहा है।
So there is a plenty of water on the earth's surface. We still face water crisis. Why? स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा प्लैनेट ब्लू कलर का दिखता है बिकॉज यहाँ पर वाटर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन उसके बावजूद हमें कहा जाता है कि हमें पानी को सेव करना है, वेस्ट नहीं करना। तो ऐसा क्यों है? हम वाटर की क्राइसिस फेस क्यों कर रहे हैं जबकि हमारे पास तो बहुत पानी है? उसका रीज़न है, वो क्या रीज़न है शॉर्टेज ऑफ वाटर के, वो हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। द वाटर इन द ओशन एंड सी आर सॉल्टी। जितना भी पानी मौजूद है अर्थ में, उसमें से ज़्यादातर पानी जो है वो सी और ओशियन में पाया जाता है। एंड स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी समुद्र का पानी पीकर देखा है? वो कैसा होता है? सॉल्टी, यानी वो खारा होता है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो हमारी ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है, इसीलिए हम उस पानी को पी नहीं सकते। हमारे पास पानी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन वो सारा फ्रेश वाटर नहीं है, वो सेफ फॉर ड्रिंकिंग नहीं है। द सेकेंड वन पॉइंट इज ओनली अबाउट 3% ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर। जितना भी 70% पानी है ना, उसमें से सिर्फ 3% ही पानी ऐसा है जो फ्रेश है, यानी जो पीने लायक है। तो देखो, 70% पानी होने के बावजूद सिर्फ 3% पानी है जो हम पी सकते हैं। इट इज़, और वो भी कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में हमें मिलेगा? पॉन्ड्स की फॉर्म में, लेक्स हैं, रिवर हैं, स्ट्रीम्स हैं, एज वेल एज अंडर द ग्राउंड, साथ ही साथ ग्राउंड के नीचे यानी ग्राउंड वाटर के फॉर्म में मौजूद है। उसके साथ साथ रेन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का। हमें रेन से भी फ्रेश वाटर मिलता है। द फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड मोस्टली ऑन रेन फॉर इरीगेटिंग देयर फील्ड्स। हमारे इंडिया के जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो सभी अपनी फील्ड्स को, जो भी वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उनकी इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, जब भी हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो हमें उसको वाटर भी करना होता है ना, तो उसी को सिंचाई कहा जाता है, इरिगेशन कहा जाता है। तो वो अपनी फील्ड के इरिगेशन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? रेन पे, बारिश पे। आपने ये चीज़ कई बार सुनी भी होगी कि कई बार जब ज़्यादा बारिश होती है उसकी वजह से भी फसल ख़राब हो जाती है, और कम बारिश होती है तो उसकी वजह से भी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। However, रेनफॉल ऑकर ओनली फॉर 2 to 3 months। और ये जो रेनफॉल है ये जनरली 2 से 3 महीने तक ही होती है सिर्फ। ऑल्सो सर्टेन एरियाज गेट वेरी हैवी रेन्स वाइल अदर्स गेट कंपेरेटिवली लेस और नो रेनफॉल एट ऑल। और क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, कुछ स्टेट्स ऐसी है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाता है, यानी वहाँ इतनी ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल हो जाती है कि इसकी वजह से फसल खराब हो जाए। और कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत ही लेस रेन होती है, या यू कैन से कि बिल्कुल रेनफॉल होती नहीं। जैसे हमारे डेजर्ट एरिया हैं, जितने भी रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है। तो जो रेनफॉल की अमाउंट है ना, मतलब वो भी एक फिक्स नहीं है कि कहीं भी ज़्यादा हो जाती है और कहीं पर बिल्कुल कम होती है। ये आपको एक रिवर दिखाई हुई है, दैट इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब हम जानेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। अब क्योंकि स्टूडेंट पानी की जो बारिश है वो सिर्फ 3 महीने होती है, तो उसके अलावा बाकी के जो मंथ बचते हैं उनमें कोई भी फार्मर अपने फील्ड की इरिगेशन कैसे करेगा? उसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं, यानी वो कहाँ कहाँ से पानी मिलता है उन्हें इरिगेशन के लिए, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आता है वेल्स, यानी कि कुएँ। People in the village dig wells to bring underground water to the surface for daily household activities। गाँव में लोग क्या करते हैं, खूब गहरे गहरे नीचे कुएं, डिग मतलब खोदना, खुदाई करते हैं ज़मीन के नीचे तक जाकर, और उसमें क्या करते हैं, उस सरफेस से पानी जो निकलता है उसको यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? अपने रेगुलर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, और साथ ही साथ अपनी फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए भी। उसके बाद जो दूसरा सोर्स है वाटर का, दैट इज ट्यूबवेल। ट्यूबवेल क्या है? ये एक वाटर की वेल होती है, ये भी एक कुएं जैसा ही होता है, विच हैज़ अ ट्यूब और पाइप फिटेड टू द ग्राउंड वाटर सोर्स, जिसमें एक ट्यूब या पाइप ना फिट होती है जो नीचे के ग्राउंड वाटर को ऊपर तक सप्लाई करती है। और ये किसकी हेल्प से करती है? एक इलेक्ट्रिक पंप या डीजल पंप इसमें जुड़ा हुआ होता है जो उस पानी को ऊपर तक लाने में हेल्प करता है। द वाटर इज मेनली यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन। और यही पानी इरीगेशन यानी सिंचाई और साथ ही साथ पीने के लिए भी यूज में लाया जाता है। इसके बाद जो तीसरा सोर्स है पानी का, दैट इज पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील क्या है स्टूडेंट? ये एक कुछ इस तरह का पहिया होता है और इसके ऊपर रस्सी बांधकर इससे रस्सी और बाल्टी नीचे लटकाई जाती है, और बाल्टी नहीं, एक्चुअल में वाटर इसी के थ्रू सप्लाई किया जाता है ऊपर। इट इज़ अ मैकेनिकल वे ऑफ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ओपन वेल्स।
ओपन वाले जो कुएं होते हैं ना, उसमें से मैकेनिकल वे है ये, जिसके तरीके से हम पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। और इसमें किस किस एनिमल्स की हेल्प ली जाती है, जैसे बफेलो यानी इसकी भैंस हो गई, कैमल्स हो गए, वो इसको पुल करते हैं, इस रस्सी को खींचते हैं और वो इस सहारे से ऊपर आके ऐसे वाटर उसमें से यूज़ किया जाता है। ये भी इरिगेशन के लिए यूज़ होता है ताकि वो अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड की इरिगेशन कर सके। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट डैम्स। डैम्स क्या होते हैं? डैम्स को हिंदी में बांध कहा जाता है। दीज आर द बैरियर्स कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स, यानी बड़ी बड़ी रिवर्स पर हम कुछ चारों तरफ से बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं ताकि हम उतने अमाउंट ऑफ वाटर को यूज कर सकें। दीज आर सम काइंड ऑफ बैरियर्स। दे स्टॉप द फ्लो ऑफ रिवर वाटर एंड स्टोर इट इन अ रिजर्वियर। और ये क्या करते हैं, वाटर जो फ्लो हो रहा है ना, उसको वहाँ पर उसी पोजीशन में स्टॉप कर देते हैं, यानी रोक देते हैं, और वहाँ पर वो एज अ रिजर्वियर यानी सेविंग स्टोर हो जाता है वो वाटर, जिसे रिजर्वियर को हिंदी में जलाशय भी कहा जाता है। और फिर उसी रिजर्वियर में से वाटर यूज़ किया जाता है अदर पर्पज़ के लिए। मेनली ये जो है ये एग्रीकल्चर फील्ड को इरिगेट करने के लिए यूज़ होता है। अब इन डैम्स के क्या क्या यूज़ है, ये बांध किस किस काम आते हैं? दे हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स इन द रिवर, क्योंकि देखो अगर हम चारों तरफ उसमें बाउंड्री क्रिएट कर देंगे तो इससे क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं ना उसमें फ्लड यानी कि बाढ़ या ऐसा कोई किसी चीज़ का खतरा नहीं रहता, तो ऐसे में बाढ़ आने का खतरा टल जाता है। सेकेंडली, वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वियर इज यूज फॉर इरिगेशन। जो मैंने अभी आपको बताया कि यही पानी इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए यूज होता है। द वाटर ऑफ द डैम इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ यही पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ होता है। ये स्टूडेंट, हम पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने जाना भी था कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इन सभी के बारे में। तो उसी तरह वाटर के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। डैम्स ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग एंड नेविगेशन। और साथ ही साथ ये जो डैम्स है ये हेल्प करते हैं फिशिंग में और नेविगेट करने में भी। ये देखिए डैम्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, यहाँ पर इन पे कंस्ट्रक्ट की जाती हैं कुछ बैरियर्स, जिसके थ्रू फिर पानी सप्लाई होता है। आफ्टर दैट कैनाल्स। कैनाल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? दीज आर स्मॉल चैनल्स थ्रू विच वाटर फ्रॉम रिवर्स और डैम इज डाइवर्टेड टू द फील्ड। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़े छोटे छोटे कुछ चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू पानी जो है ना वो रिवर्स और डैम्स की तरफ वहाँ की साइड से फील्ड्स यानी खेती की तरफ को मोड़ दिया जाता है। दे आर डग टू टेक वाटर टू द रीजन वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। यहाँ से ना उन जगहों पे पानी ट्रांसफ़र किया जाता है या मोड़ दिया जाता है जिस तरफ पानी की शॉर्टेज है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी कैनल जो है दैट इज कॉल्ड द राजस्थान कैनल भी कहा जाता है, जिसे ये पानी को डेजर्ट एरिया तक सप्लाई करने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि राजस्थान डेजर्ट एरिया है और वहाँ पर बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, इसीलिए वहाँ पानी की सबसे ज़्यादा कमी झेलने को देखने को मिलती भी है और झेलनी भी पड़ती है वहाँ के लोगों को। तो इसीलिए उन्होंने अपने ऐसे कैनाल्स के कुछ मेथड्स यूज़ किए हुए हैं जिसके थ्रू वो अपनी फील्ड को इरिगेट करते हैं। और ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल है पूरे वर्ल्ड का, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल। इसके बाद ये देखिए, ये आपको उसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है।